11 फरवरी सन 2011 को सुबह के समय नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के सामने काले रंग का एक लावारिस ट्रैवलिंग बैग पड़ा हुआ था। पहले तो लोगों को यही लगा कि यह बैग जिस किसी का भी होगा वह यहीं आसपास ही होगा, लेकिन जब घंटों तक वह बैग स्टेशन के बाहर पड़ा रहा और उसे कोई उठाने नहीं आया तो लोगों को शंका होने लगी कि शायद इस बैग में कुछ गड़बड़ है। इसके बाद लोगों ने उस लावारिस बैग की खबर पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पड़े बैग के पास पहुंची और जब करीब 2.5 फीट के उस बैग को खोला गया तो पुलिस को उस बैग के अंदर एक लड़की की लाश मिली और उस लड़की के पेट पर दाहिनी तरफ मोर का टैटू बना हुआ था और उसकी नाभि पर नेवल रिंग भी थी। लड़की की उम्र करीब 29 वर्ष के आसपास थी और इस लड़की को उस बैग में किसी तरह ज़बरदस्ती ठूस दिया गया था। इसके लिए लड़की के दोनों हाथों को उसको दोनों पैरों के बीच में डालकर रस्सियों से बांध दिया गया था ताकि उसे छोटे से बैग में फिट किया जा सके। पुलिस ने इस लाश के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। किसी ने इस बैग को स्टेशन के बाहर रखते हुए किसी व्यक्ति को देखा तो नहीं है, लेकिन वहां पर मौजूद सभी लोगों ने इनकार कर दिया और सीसीटीवी कैमरा से भी कुछ खुलासा नहीं हो सका। और फिर पुलिस ने तुरंत उस लड़की की तस्वीर और उससे जुड़ी सभी जानकारी अखबारों और न्यूज़ चैनलों को दे दी। लड़की की तस्वीर न्यूज़ चैनलों में दिखाई जाने लगी और लड़की के पेट पर बने मोर के टैटू के वजह से मीडिया ने इस केस को द गर्ल विद द पीकॉक टैटू का नाम दिया और यह नाम सन 2008 में स्वीडिश पत्रकार लेखक स्टिग लॉर्सन की इंग्लिश में छपी नॉवेल द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू से लिया गया था। खैर, इस लड़की की लाश को पहचान के लिए सुरक्षित रख दिया गया और फिर बाद में लाश का पोस्टमार्टम भी किया गया, लेकिन लड़की की तस्वीर को कई दिनों तक न्यूज़ चैनलों पर दिखाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कि कोई भी लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस के पास नहीं पहुंचा। हालांकि पुलिस ने इस मामले में बहुत कोशिश की और कई पहलुओं से इस मामले की जांच भी की, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा सिरा नहीं मिला जिसके सहारे जांच को आगे बढ़ाया जा सके। और फिर थक हार कर पुलिस ने 23 फरवरी 2011 को लड़की के शव का अंतिम संस्कार कर दिया और फिर पुलिस ने द गर्ल विद द पीकॉक टैटू केस को लगभग बंद ही कर दिया था। लेकिन तभी अचानक लड़की के अंतिम संस्कार के अगले दिन यानी 24 फरवरी को करतार सिंह सोलंकी नाम का एक व्यक्ति पुलिस के पास आया और करतार सिंह ने यह दावा किया कि अखबारों और न्यूज़ चैनलों में दिखाई जाने वाली तस्वीर उसकी बेटी नीतू सोलंकी की है। करतार सिंह ने बताया कि उसकी बेटी ने पिछले साल यानी मई 2010 में सिंगापुर जाने से पहले अपने पेट पर मोर का टैटू बनवाया था, लेकिन पुलिस यह नहीं समझ पा रही थी कि जब लाश करतार सिंह की बेटी नीतू सोलंकी की थी तो फिर करतार सिंह लाश मिलने के 13 दिन के बाद उनके पास क्यों आया, यानी इससे पहले वह कहाँ थे। और जब यह सवाल करतार सिंह सोलंकी से पूछा गया तो करतार सिंह ने बताया कि उनकी बेटी नीतू ने उन लोगों को पिछले साल जून में बताया था कि उसे सिंगापुर में नौकरी मिल गई है, जिसकी वजह से उसे अब सिंगापुर में ही रहना पड़ेगा। और इससे नीतू के परिवार को यही लग रहा था कि नीतू सिंगापुर में रह रही है। परिवार वालों ने कहा कि इसीलिए उनके दिमाग में कभी यह ख्याल भी नहीं आया कि लाश उनकी बेटी नीतू की हो सकती है। लाश मिलने के एक दिन पहले यानी 10 फरवरी 2011 को नीतू ने घर वालों से वेब कैम पर बात भी की थी। उस समय भी नीतू ने यही बताया था कि वह सिंगापुर में है। करतार सिंह ने पुलिस को बताया कि उस दिन नीतू के सिर पर एक पट्टी भी बंधी हुई थी, जिसके बारे में पूछने पर नीतू ने बताया था कि वह सीढ़ियों से गिर गई है, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई है। नीतू ने यह भी बताया था कि वह 11 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच दिल्ली में अपने घर आने वाली है। पुलिस ने करतार सिंह से पूछा कि जब पिछले 13 दिनों से नीतू ने आप लोगों को कोई फ़ोन नहीं किया, कोई संपर्क नहीं किया, तब भी आप लोग परेशान नहीं हुए। इस पर परिवार वालों ने कहा कि 10 फरवरी के वीडियो कॉल के बाद से ही नीतू का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि नीतू ऐसा पहले भी कई बार कर चुकी थी। नीतू की बहन का कहना था कि वो 10-15 दिनों के लिए बाहर जाती रहती थी, लेकिन वह पहले ही हमें बता देती थी कि वह उन लोगों से बात नहीं कर पाएगी। इसीलिए उन्हें लगा कि शायद नीतू इस बार भी अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर चली गई होगी और कॉल करके उन्हें बताना भूल गई होगी। साथ ही उन्हें यह भी लग रहा था कि शायद वह सीधे घर आकर ही उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती है। इसीलिए नीतू से संपर्क न होने पर सबने इस घटना को आम बात की तरह लिया। परिवार वालों का यह भी कहना था कि वह मई 2010 के बाद नीतू से नहीं मिले थे
और बेटी से जो भी बात होती थी वह टेलीफोन और इंटरनेट के जरिए ही होती थी। उसने फ़ोन पर बात करना भी कम कर दिया था। लेकिन अब सवाल यह था कि जब नीतू सोलंकी सिंगापुर में थी तो उसकी लाश नई दिल्ली में कैसे पहुंची। और इस तरह 13 दिन बाद पुलिस को इस घटना में एक नाम मिल चुका था और फिर नीतू सोलंकी का नाम मिलते ही पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। नीतू का परिवार पश्चिमी दिल्ली के मटियाला में रहता था। उसके जानने वाले लोगों के मुताबिक नीतू स्टाइलिस्ट, आधुनिक और इलाके की युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा के रूप में जानी जाती थी। नीतू की बहन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नीतू बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। वह किसी से भी भिड़ जाती थी, वह डरती नहीं थी। एक बार साइकिल से जा रहे एक व्यक्ति ने नीतू को छेड़ने की कोशिश की तो नीतू ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वह व्यक्ति अपनी साइकिल छोड़कर भाग गया और नीतू उस साइकिल को लेकर अपने घर आ गई। और एक बार तो नीतू ने भद्दे कमेंट करने वाले एक लड़के का कॉलर ही पकड़ लिया था। नीतू सोलंकी की उम्र 29 वर्ष थी। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की थी। नीतू दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुकी थी। साथ ही उसने कंप्यूटर कोर्स भी किया था। नीतू के पिता करतार सिंह, जो डेयरी के कारोबारी और एक रियल एस्टेट एजेंट थे, उनका कहना था कि नीतू बहुत बहादुर लड़की थी। सन 2007 यानी 25 साल की उम्र में उसने मटियाला में नगर निगम का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि वह जीत नहीं पाई थी। और फिर साल 2009 में नीतू ने एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। नीतू सोलंकी का केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। इसके बाद जांच टीम नीतू के दोस्तों और उसके जानने वाले लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ में पुलिस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली। दरअसल साल 2009 में नीतू के एक दोस्त ने किसी पब में नीतू को राजू गहलोत नाम के एक लड़के से मिलवाया था। राजू का परिवार दिल्ली के नवादा में रहता था और राजू ने कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज से पढ़ाई की थी। फिर उसने टूरिज्म में मास्टर डिग्री ली। इसके बाद राजू ने दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट से फ्रेंच डिग्री भी ली थी। इसके बाद लंबे कद के राजू ने पहले मॉडलिंग में अपना भविष्य आजमाया, लेकिन फिर उसने एक ट्रेवल फर्म में काम करना शुरू कर दिया। और फिर 2006 में वह एयर इंडिया के मुलाकात के बाद बहुत जल्द एक दूसरे के करीब आ गए थे। और यह करीबी इस कदर बढ़ चुकी थी कि नीतू सोलंकी राजू गहलोत अपने घर भी लेकर गई थी। लेकिन राजू नीतू के माता पिता को पसंद नहीं आया, क्योंकि नीतू की मां का कहना था कि राजू उन्हें एक ऐसे इंसान की तरह लग रहा था जैसे वह अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को छुपाए हुए है। और अब पुलिस को लगने लगा था कि नीतू की मौत के तार इसी राजू गहलोत से जुड़े हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने राजू गहलोत और नीतू के रिश्तों के बारे में थोड़ी और खोजबीन की तो पता चला कि मार्च 2010 में नीतू और राजू एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। नीतू और राजू एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि उनके परिवार वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। इसीलिए नीतू ने जून 2010 में अपने घर वालों को सिंगापुर में नौकरी मिलने की झूठी कहानी सुनाई। लेकिन राजू गहलोत ने अपने परिवार से कुछ भी नहीं बताया। नीतू के परिवार को लगता रहा कि नीतू सिंगापुर में है, लेकिन वो तो राजू के साथ इंडिया में ही थी। जिस दिन नीतू ने अपने परिवार वालों से बताया था कि वह सिंगापुर जा रही है, उसी दिन राजू ने एयर इंडिया में काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद राजू को दिए वसंत विहार वाले घर को बंद कर दिया गया। इसके बाद जून के महीने में यह दोनों दुबई गए। फिर इंडिया वापस लौटकर कुछ समय के लिए मुंबई और बेंगलुरु में भी रहे। वे दोनों वहां कॉल सेंटर में काम करते रहे। बेंगलुरु में रहने के दौरान एक दिन राजू ने नशे की हालत में कुछ लोगों से झगड़ा कर लिया और फिर इस झगड़े की वजह से हालात ख़राब हो गए। इन दोनों को दिसंबर 2010 में मजबूर होकर दिल्ली वापस लौटना पड़ा। दिल्ली लौटने के बाद नीतू और राजू दोनों बेरोजगार हो गए थे। फिर उन्होंने आश्रम चौक के पास एक घर किराए पर ले लिया। राजू गहलोत के बारे में इतना कुछ पता चलने के बाद पुलिस लगातार राजू गहलोत को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। और फिर उसी समय पुलिस को पता चला कि राजू गहलोत अपने कुछ रिश्तेदारों के संपर्क में है, जो उसे पैसों और उसकी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें उसे उपलब्ध कराते रहते हैं। और इन्हीं रिश्तेदारों में नवीन शौकीन नाम का एक व्यक्ति था। नवीन राजू की बुआ का लड़का था, जो पश्चिम दिल्ली के नागलोई में रहता था। वह गुरुग्राम में एक बर्फ़ की फैक्ट्री चलाता था। और फिर 2 मार्च 2011 को पुलिस ने नवीन को अरेस्ट कर लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में नवीन ने बताया कि
11 फरवरी की सुबह करीब 5 बजे राजू ने उसे फ़ोन किया था और उसकी कार मांगी थी। पुलिस ने सवाल किया कि उसे तुम्हारी कार की क्या ज़रूरत थी। नवीन पहले तो चुप रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना मुंह खोल दिया। उसने बताया कि राजू ने किसी धारदार हथियार से नीतू का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए राजू उसकी कार मांग रहा था। लेकिन किसी कारण से नवीन ने राजू को कार नहीं दी, तो राजू ने नीतू की लाश को ऑटो से ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने सोचा था कि वह ऑटो से अकेले ही रेलवे स्टेशन जाएगा और ट्रेन से नीतू की लाश को कहीं पहाड़ों में डालकर आ जाएगा। इसके बाद राजू काले रंग का करीब 2.5 फीट का एक ट्रैवलिंग बैग खरीद कर लाया, जिसमें वह नीतू की लाश को रखना चाहता था। लेकिन इस छोटे से बैग में करीब 5 फीट की लाश को रखना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उसने लाश को बैठाकर उसके हाथों को पैरों के बीच में डालकर रस्सियों से बांध दिया। फिर उसने लाश को बैग में ज़बरदस्ती ठूस दिया और इस तरह राजू ने नीतू के प्यार की कीमत चुका दी। यानी जिस लड़की ने उसके लिए अपने माँ बाप और भाई बहन को छोड़ दिया था, राजू ने उसे ही बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। राजू ने समाज में एक ऐसी मिसाल पेश की थी जिसे सुनकर लोग प्यार से नफरत करने लगे थे। खैर, राजू लाश से भरे उस बैग को ऑटो में रखकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। लेकिन जब उसने स्टेशन के एंट्रेंस पर एक्सरे स्कैनर को देखा तो वह बहुत ज़्यादा डर गया और वह बैग को स्टेशन के बाहर ही छोड़कर भाग गया। राजू के भाई नवीन ने बताया कि 13 फरवरी को राजू उसके घर पर ही रुका हुआ था और फिर 20 से 25 फरवरी को भी वह उसके घर आकर रहा था और राजू ने नवीन से 10,000 रुपये भी उधार लिए थे। इसके बाद पुलिस ने नवीन पर नीतू की हत्या के मामले में राजू को शरण देने की और उसकी मदद करने के आरोप लगाए। पुलिस का कहना था कि नीतू और राजू गहलोत में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी और ऐसी ही किसी लड़ाई में नीतू ने राजू के पहचान पत्र और दस्तावेज को जला दिया था। पुलिस के मुताबिक राजू नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने में माहिर था। शायद इसीलिए नीतू ने उसके दस्तावेजों को जला दिया था और 10 फरवरी 2011 की रात को भी नीतू और राजू के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, जिससे नीतू के सिर पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसने अपने सिर पर पट्टी बांध ली थी। और जब नीतू ने अपने घर पर वीडियो कॉल किया था तो तब घर वालों के पूछने पर उसने झूठ बोल दिया था कि वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि 11 फरवरी के शुरुआती घंटों में नीतू ने राजू गहलोत की बहन को संपत्ति को लेकर कॉल किया था, जिससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और फिर दोनों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हालात बहुत ख़राब हो गए और फिर राजू ने गुस्से में धारदार हथियार से नीतू का गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस राजू गहलोत को हर जगह बेसब्री से ढूंढती रही, लेकिन राजू पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था और पुलिस का मानना था कि राजू ने गोवा, मुंबई और बेंगलुरु में कई कॉल सेंटरों में नौकरी के लिए आवेदन किया था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह देश छोड़कर भाग सके। वह इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था, इसीलिए अनुमान लगाया गया कि वह जरूर किसी कॉल सेंटर में नौकरी की तलाश कर रहा होगा। पुलिस राजू की तलाश में कई शहरों में इधर उधर भटकती रही और पूरे भारत में कई जगहों पर छापेमारी भी की। यहाँ तक कि उन्होंने राजू के वांटेड पोस्टर पब्लिश करके उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी राजू गहलोत का कुछ पता नहीं चल सका। और फिर पुलिस को यह भी खबर मिली थी कि राजू बैंकॉक या नेपाल भाग गया है। इसी बीच राजू के परिवार पर कड़ी नज़र रखी गई, लेकिन यह सब बेकार रहा और साल 2011 में दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर दिल्ली पुलिस को नीतू की लाश मिली थी। उसे अब 1 या 2 साल नहीं बल्कि 8 साल बीत चुके थे, लेकिन पुलिस राजू गहलोत को पकड़ नहीं पाई थी और इन 8 सालों में मामला पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। और दूसरी तरफ नीतू के परिवार वाले तब भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे थे। नीतू के माता पिता का कहना था कि पुलिस के साथ उनका अनुभव बहुत बुरा रहा, क्योंकि पुलिस ने बेटी की हत्या में उन्हें ही फंसाने की कोशिश की और वही पुलिस का कहना था कि उन्होंने संदिग्ध हत्यारे राजू को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया और अब पुलिस इस मामले को बंद करने ही जा रही थी कि तभी अचानक 8 साल बाद यानी साल 2019 में पुलिस को सूचना मिली कि राजू गहलोत मिल चुका है और पता गुरुग्राम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल का बताया गया था। दरअसल जून 2019 को रोहन दहिया नाम के एक व्यक्ति को गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि रोहन सिगरेट और शराब बहुत ज़्यादा पीता था, इसीलिए वह किडनी और लीवर की बीमारी से जूझ रहा था। रोहन गुरुग्राम में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था। वह गुरुग्राम के सेक्टर 17 में
5600 रुपये महीने में पेन गेस्ट में रह रहा था। 17 जून तक तो रोहन बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। उससे फ़ोन करके अपने साथ काम करने वाले एक दोस्त को अपने कमरे पर बुलाया। रोहन को देखकर उसके दोस्त को लगा कि यह पेट दर्द का साधारण मामला है, इसीलिए दोस्त ने रोहन को पास के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और कंपनी के कर्मचारियों ने भी उसकी बहुत मदद की, क्योंकि जब इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी तो सबने मिलकर पैसे इकट्ठा किए, यहाँ तक कि ब्लड भी डोनेट किया गया। लेकिन रोहन फिर भी ठीक नहीं हुआ। रोहन की हालत को देखकर डॉक्टरों ने रोहन से कहा कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है, और जब रोहन को भी लगने लगा कि अब वह कुछ ही समय का मेहमान है, तब उसने सबके सामने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। उसने हॉस्पिटल में मौजूद कंपनी में अपने साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों और दोस्तों को बताया कि उसका नाम रोहन दहिया नहीं बल्कि राजू गहलोत है। रोहन ने उन लोगों से अपने घर वालों को फ़ोन करके हॉस्पिटल में बुलवाने के लिए कहा। रोहन की उसके घर वालों से बात कराई गई और फिर 25 जून की रात को रोहन के घर वाले हॉस्पिटल में पहुंच गए। रोहन उर्फ राजू गहलोत आईसीयू में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। हालांकि राजू के रिश्तेदारों ने भी पुलिस को सूचना दे दी थी कि राजू गहलोत गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। और फिर 26 जून 2019 की सुबह जब पुलिस हॉस्पिटल में पहुंची तो पता चला कि नीतू सोलंकी को न्याय मिल चुका है, राजू गहलोत मर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि पुलिस अंत तक राजू गहलोत को पकड़ नहीं पाई थी और राजू गहलोत भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं पाया था। पुलिस का कहना था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राजू गहलोत उनकी नाक के नीचे गुरुग्राम में छुप कर रह रहा होगा। हालांकि पुलिस के पास आरोपी के आधार कार्ड का डाटा था, जिसमें फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर की जानकारी थी। अगर उस समय पुलिस ने इस मामले में थोड़ी गंभीरता दी होती, यानी जिस समय पुलिस ने राजू का मोबाइल सर्विलेंस पर लगाया था, राजू ने यह नंबर फरार होने के बाद बंद कर दिया और आधार कार्ड में नया नंबर अपडेट कर दिया। इधर सर्विलेंस पर लगे मोबाइल नंबर पर आधार नंबर का नंबर अपडेट करने के लिए मैसेज आया, लेकिन पुलिस ने उस मैसेज को अनदेखा कर दिया, जिसकी वजह से राजू अपना फर्जी पहचान पत्र बनवाने में कामयाब हो गया। अगर उस दिन पुलिस सतर्क होती तो शायद बहुत पहले ही राजू को अरेस्ट कर लिया जाता। खैर, नीतू की हत्या के बाद राजू गहलोत ने कई सिम कार्ड और फ़ोन बदले। पुलिस का कहना था कि नीतू की हत्या से पहले ही राजू फर्जी पहचान पत्र बनवाने में माहिर था। उसने बेंगलुरु और गुरुग्राम में नौकरी और घर पाने के लिए रोहन दहिया के नाम से फर्जी पहचान पत्र बनवा लिया था। आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज वह आसानी से बनवा लेता था, इसीलिए पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। राजू गहलोत से रोहन दहिया बनने के बाद राजू ने अपना पूरा व्यवहार ही बदल डाला था। उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि राजू बहुत कम बोलता था। नौकरी के दौरान उसने कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था और वह कभी भी फ़ोटो नहीं खिंचवाता था। वह पुराने ज़माने का कीपैड फ़ोन यूज करता था और यह सारी चालाकियाँ राजू लोगों की नज़र में आने से बचने के लिए करता था। और तो राजू किसी के साथ बैठकर शराब तक नहीं पीता था, और यह सारी एहतियात सिर्फ इसलिए थी ताकि वह नशे में लोगों के सामने अपनी सच्चाई ना उगल दे। राजू की मौत पर नीतू सोलंकी की मां का कहना था कि पुलिस मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने में असफल रही, लेकिन भगवान ने राजू गहलोत को सजा दे दी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।